इस चैप्टर में जंतुओं और पादपों में जो परिवहन है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो बच्चे हमने बात किया कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया है, जिसमें हृदय का कार्य क्या है, धमनियों का क्या कार्य है, शिराओं का कार्य क्या है, और हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, और हृदय के जितने भी जो चार कक्ष है उनके कार्य क्या है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाता है, कहाँ तक जाता है, कौन कौन सी धमनियां या कौन कौन सी शिराएं उनमें कार्य करती है। ये सब हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है बच्चे। तो बच्चों हमारे शरीर में बहुत सारे जो है कार्य, जो प्रक्रम जो है चलते रहते हैं, है ना। तो ये सभी प्रक्रम जो है जब हमारे शरीर में चलते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे कार्य आ जाते हैं। तो जब ये अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होती है। अपशिष्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में जो है रिलीज होती है। सॉरी। तो अधिकांश जो ऐसे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो विषाक्त होते हैं, यानी कि पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी के लिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर में कुछ ऐसा तंत्र होता है जिसे इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाए। तो बेटा सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जो करने का जो प्रक्रम होता है, बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है, या रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, उस सिस्टम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उत्सर्जन तंत्र। उस प्रोसेस को हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एक मिनट। यस, मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो रक्त में मौजूद अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना होता है, वरना क्या होगा, हमारे शरीर में ये सब मिलकर विषाक्त पदार्थ बनाते हैं और हमारे शरीर को खराब कर देते हैं। तो रक्त को छानने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ जो है जम जाते हैं, तो उनको छानना बहुत जरूरी होता है। और ये कार्य गुर्दों में स्थित, यानी कि जो हमारे वृक्क होते हैं या फिर हमारे किडनीज जिन्हें कहते हैं, गुर्दों में स्थित रक्त केशिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गुर्दों में स्थित यानी कि जो हमारे किडनीज होते हैं उसमें स्थित जो है रक्त केशिकाओं द्वारा किया जाता है। जब रक्त दोनों गुर्दों तक पहुंचते हैं, यहाँ पे ये देखो आप, दो गुर्दे होते हैं हमारे, है ना। तो ये जो दोनों गुर्दे तक पहुंचती है, तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये समझ में आया आपको? क्या होता है जब रक्त दोनों वृक्क में पहुंचते हैं या दोनों गुर्दों में पहुंचते हैं, तो उसमें हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, साथ साथ में उपयोगी पदार्थ भी होते हैं। अब उपयोगी पदार्थ का क्या होना चाहिए, उपयोगी पदार्थ जो है पुनः रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो उपयोगी, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है हमारे बॉडी के लिए, वो रक्त में क्या हो जाता है बेटा, पुनः अवशोषित हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी में। अब पानी में घुले अपशिष्ट जो है, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित कुछ अंग होते हैं, जैसे एक जोड़े गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो इन सबसे मिलाकर जो है उत्सर्जन तंत्र बनता है, अथवा एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण होता है। ओके, तो बेटा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को जरा हम बना के देखते हैं। इसको बनाने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको लेबल करेंगे, और ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चे हम इसको जरा बनाते हैं, आप सभी मेरे साथ इसको बना सकते हैं।
तो मानव उत्सर्जन तंत्र में यहाँ पर इस तरह से दो गुर्दे आते हैं, यानी कि दो वृक्क आते हैं, टू किडनीज, ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनीज बोलेंगे हम इसको। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगी, ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूँ, इनको किस तरह से आपने लेबल करना है, किस तरह से आपने इसको बनाना है। बहुत आसान है बेटा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना, आराम से बनाएंगे हम। ऐसे बना दिया, ओके। अब यहाँ पर एक शिरा भी बना दिया हमने इस तरह से, नीले रंग में, आप किताब में है आपके पुस्तक में, ठीक है। और यहाँ पर हमारी एक धमनी भी रहेगी, ऐसे बना दिया सबने बच्चे, सबका हो गया, ओके। तो ये जो है ये हमारे गुर्दे हैं, ठीक है, यानी कि हमारे क्या है बेटा, हमारी किडनीज है। तो ये दोनों साइड्स में एक एक है, एक जोड़ी है, ये किडनीज बना दिया हमने, ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर जो है एक आर्टरी है, ये सब बाद में आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, रीनल आर्टरी इसको हम कहते हैं, रीनल यानी कि जो किडनी से जुड़े हुए होते हैं। और ये दूसरा वाला, ये वाला, ये वेन है, इसे रीनल वेन कहा जाता है, इसको भी हम इस तरह से ब्लू कलर में इसको बनाएंगे। डन, हो गया, देखा कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए बेटा हम अब इसको लेबल करें, लेबल कर सकते हैं हम लोग, सबने बना लिया इतना कुछ, वेरी गुड। चलिए अब इसको लेबलिंग करते हैं इसका। तो बेटा ये हमारे वृक्क है, ठीक है, दोनों साइड्स में है, तो एक साइड का हम लोग इसको यहाँ पर लेबल करेंगे वृक्क, वृक्क, इंग्लिश में किडनी, ओके। तो दोनों साइड्स में एक एक है, और ये जो पाइप यहां से जो जा रहा है, वृक्क से जो जा रहा है, ये इस तरह से दोनों तरफ से आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है मूत्रवाहिनी। क्या कहा जाता है बेटा इसको, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ओके। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, इस ये टर्म है यूरेटर, इस पार्ट को हम कहते हैं यूरेटर। तो ये क्या क्या कार्य करते हैं ये सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चे, एक स्पेस है, ये देखो एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, इसको कहा जाता है मूत्राशय। क्या कहा जाता है इसको, मूत्राशय कहा जाता है, मूत्राशय, ओके। ये है मूत्राशय, जिसे इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, राइट। चलिए अब देखो, ये जो भाग है ये वाला, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं बेटा, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग कहा जाता है, यूरेत्रा, ठीक है। तो बेटा ये सभी देखो यू 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 से है ना, यूरिन से रिलेटेड है ये सभी, तो इसीलिए ये सब देखो, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, है ना। अब देखो लास्ट में यहाँ पर एक ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग, ये देखो यहाँ पर लास्ट में खुल रहा है, यहाँ पर एक ओपनिंग, इस ओपनिंग को हम कहते हैं मूत्र रंध्र। क्या कहा जाता है इसको, मूत्र रंध्र कहा जाता है, ओके, मूत्र रंध्र। दिखाई पड़ रहा है सभी को, वेरी गुड, मूत्र रंध्र कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको यूरिनरी, यूरिनरी ओपनिंग। डन बच्चे, सबने कर लिया, ओके, बहुत बढ़िया। तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम
एंड लेबल इट्स पार्ट। ओके, तो ऐसे पूछा जा सकता है हिंदी में कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके भागों को आलेख कीजिए। तो आप क्या बनाओगे, पहले तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना दोगे आप लोग, उसके बाद आप देखो यहाँ पर दोनों साइड्स में किडनीज हैं, तो एक साइड का आप लेबल करेंगे वृक्क करके, और यहां से इस वृक्क से निकलने वाला जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब को कहा जाता है मूत्रवाहिनी, यूरेटर। और ये है मूत्राशय, ये देखो मूत्राशय। ठीक है, इसको हम जरा एक मिनट, ये है हमारा मूत्राशय, ये वाला, ये वाला जो है ये मूत्राशय है। और ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहा जाता है बेटा उसको? यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और ये देखो ये है मूत्र मार्ग, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। और ये मूत्र रंध्र होता है, यूरिनरी ओपनिंग। ये इतना तक क्लियर है बेटा? चलिए अब हम इनके जो स्ट्रक्चर है, इनके जो पार्ट्स है ना बेटा, उसके पार्ट्स को हम जरा डिटेल में जरा हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो उत्सर्जन तंत्र में वह तंत्र जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्सर्जन तंत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें गुर्दे यानी कि वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, और देखो बेटा यहाँ पर 2 बार मैंने मूत्र मार्ग करके लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पर मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र रंध्र आदि शामिल है। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे पहले गुर्दे की बात करते हैं हम लोग, किडनीज की बात करते हैं। तो किडनी की अगर बात करें तो हमने अभी अभी ड्रॉ किया है इसको, तो देखो बेटा ये जो गुर्दे होते हैं ये सेम के आकार का होता है, बीन शेप्ड होता है। और देखो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, बीन्स के शेप का है ना, बीन शेप होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रक्त को छानना और मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो वृक्क का क्या कार्य है बेटा? पहले तो उसका शेप बताएंगे आप, सेम के आकार का है, बीन शेप्ड है। और इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? रक्त को छानना यानी कि ब्लड को फिल्टर करना, और मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य ये करते हैं। अब देखो मूत्राशय की बात कही जा रही है यहाँ पर, तो मूत्राशय क्या है बेटा? एक मिनट। तो मूत्राशय क्या है? मूत्राशय हमने देख लिया, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये क्या करता है? मूत्र को संग्रहित करता है। ठीक है। और मूत्रवाहिनी क्या है? मूत्रवाहिनी यह पाइप जैसी संरचना होती है जो गुर्दे और मूत्राशय को जोड़ती है। तो हमने आपको जब ड्रॉ करके दिखाया तो ये देखा आपने कि ये जो हमारे गुर्दे होते हैं, जो हमारे वृक्क होते हैं, किडनीज होते हैं, इनसे निकलने वाले 2 पाइप जैसी संरचनाओं को हमने ड्रॉ करके दिखाया आपको, है ना। तो ये संरचनाएं क्या करती हैं बेटा? ये संरचनाएं जो है किडनी और मूत्राशय को जोड़ने का कार्य करती है, और गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र का प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करती है। क्या करती है ये? तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द ब्लैडर, है ना। तो ब्लैडर और किडनीज को ये क्या करते हैं बेटा? कनेक्ट करते हैं, है ना। है कि नहीं, देखा आपने? ओके, वेरी गुड। तो ये गुर्दे से, यहां से जो गुर्दे जब छानते हैं रक्त को, तो वो मूत्र के रूप में इन नलियों से आती है, इन पाइप्स के द्वारा आती है। और कहाँ पर संग्रहित होती है, कहाँ पर कलेक्शन होता है? कहां पर होता है? मूत्राशय में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ओके, चलिए। अब मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग क्या है बेटा? यह एक मूत्र द्वार है जो मूत्र को हमारे शरीर से बाहर निकालने की अनुमति देता है। ओके, अब देखो ओपनिंग नहीं होगा तो क्या होगा? वहां से जो है मूत्र, चलिए किडनी से तो आ गए, वो ब्लैडर में आ गए, संग्रहित हो गए, है ना। फिर जब हमें अर्ज होती है यूरिनेशन की, जब हमें जो है यूरिन पास करने के लिए हमें हमारा जो है ब्रेन बोलता है कि जाओ तुम यूरिन पास करो जाकर, ठीक है, तुम्हारा ब्लैडर जो है भर गया है।
तो बेटा जब हमारे पास वो रंध्र होगा, जो मार्ग होगा, तभी उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से यूरिन को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मूत्र मार्ग जो है या मूत्र द्वार है, जो मूत्र को हमारे शरीर से बाहर निकलने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये एक इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं इसको। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है। कैसा होता है बेटा? मस्कुलर ट्यूब होता है, जो क्या करता है, हमारी जो मूत्र होते हैं, यूरिन जो होती है, उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? क्लियर है ना बच्चे सभी को? वेरी गुड। चलिए, तो हमने देखा वृक्क में से जो है ब्लड को छान कर फिल्टर करके मूत्र के रूप में जो आता है, वो मूत्र वाहिनी द्वारा, यानी कि जो यूरेटर द्वारा कहाँ की तरफ आता है बेटा? मूत्राशय अथवा यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और यहाँ पर मूत्र मार्ग होता है, एक मूत्र रंध्र होता है, जिसके द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ओके, चलिए अब बेटा हम बात करते हैं अ, जो एडल्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो एडल्ट्स होते हैं, यानी कि जो वयस्क लोग होते हैं, ठीक है, वो 24 घंटे में, 24 आवर्स में, ठीक है, 24 घंटे में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चे आपको? ओके, 24 आवर्स में कितने लीटर मूत्र करता है पूछे तो क्या जवाब होना चाहिए आपको? एक से 1.8 लीटर। ठीक है, 1 से 1 to 1.8 लीटर्स मूत्र जो है वो बाहर निकालता है। कितने समय में? 24 आवर्स में। ओके, चलिए अब मूत्र में क्या होता है? जो मूत्र होता है उसमें क्या क्या घटक होते हैं? मूत्र में जो होता है, 95% जल होता है। क्या होता है बेटा? 95% जो है जल होता है। और इसमें 2.5% यूरिया होता है। क्या होता है बच्चे? यूरिया होता है। और 2.5 क्या होता है इसमें? अन्य अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ओके, तो हमसे पूछे कि मूत्र का कॉम्पोजिशन क्या है, मूत्र में क्या क्या घटक पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे मूत्र में 95% जल होता है, वो वाटर होता है, 2.5% यूरिया रहता है, 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी रहते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? अब बेटा हमने गर्मियों में जो है, हम ये अनुभव करते हैं, जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है या फिर हम बहुत ज्यादा कोई कार्य करते हैं, तो हमें पसीना आता है, श्वेत, है ना, जिसे हम स्वेट कहते हैं। तो श्वेत में क्या होता है बेटा? जल और लवण होते हैं, है ना। तो गर्मियों के दिनों में हमें ये बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो ये जो पसीना आता है, इसमें से भी कुछ जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये भी बाहर निकलता है। तो देखो आप, मूत्र के द्वारा भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, श्वेत के द्वारा भी, यानी कि स्वेट के द्वारा भी हमारे शरीर से जो है बहुत सारे लवण, जल आदि निकलते हैं, साथ में अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा स्वेट करते हो ना बच्चे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके शरीर में कुछ लवण और पानी की मात्रा जो है कम होने लगती है ना। हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको बैलेंस करने के लिए हमें पानी अच्छी तरह से पीना चाहिए। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? ओके बेटा, सब क्लियर है तो बता दीजिए। ओके, अब बेटा जब हमारे वृक्क जो है बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं, तो हमारा शरीर जो है बहुत ही अच्छे तरह से चलता है, बिना किसी रुकावट के, बिना कोई प्रॉब्लम के हमारा शरीर जो है बहुत भली भांति चलता है। इसमें सारे अपशिष्ट समय समय पर बाहर निकाला जाता है। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो वृक्क होते हैं, हमारे जो किडनीज होते हैं, वो कार्य करना बंद करते हैं, या कार्य करने में कुछ असुविधा बोल देते हैं कि भाई मैं तो कार्य नहीं कर सकता अब,
मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है करके रोक देती है। तो सोचिए क्या होगा। तो कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी, जैसे किसी कोई संक्रमण द्वारा, है ना, जैसे कभी कभी कोई बहुत घातक बीमारियां जब होती है किसी में, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या फिर किसी दुर्घटनावश वश जो है कभी चोट लग जाती है, या फिर किडनी में किसी प्रकार का जो चोट या आघात पहुंचता है, तो क्या हो जाता है बेटा, उनमें जो वृक्क होते हैं, जो किडनीज होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, है ना। तो वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति, अक्रिय यानी कि बेटा क्या है, डिसफंक्शन, है ना, जो कार्य न करने की जो स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, तब रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। तो वृक्क के अक्रिय होने पर, वृक्क के डिसफंक्शन होने पर क्या हो जाता है, वहां पर जो वृक्क हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, वो क्या कर देता है भाई, अपना काम रोक देता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे रक्त में बढ़ता जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर इस तरह से अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा होते गए, तो हमारे शरीर के जो बाकी अंग होते हैं वो सभी भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कर कर अपना काम रोक देते हैं, क्योंकि उनमें भी आकर क्या आ जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं, है ना। तो ये जो है वो व्यक्ति के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना बेटे, जो हमारे शरीर के जो मुख्य ऑर्गन्स होते हैं, वो भी कार्य करना बंद कर देते हैं। तो क्या होगा, हमारे जीवन को हानि हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा, आर्टिफिशियल किडनीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो या फिर ऐसे एक सिस्टम जिसमें कि नियमित रूप से छान कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाता है, तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। ओके, कुछ ऐसे मशीन्स या फिर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल किडनीज या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी आपने सुना होगा बेटा, कि एक स्वस्थ व्यक्ति में से जो है एक वृक्क को निकालकर जिस व्यक्ति का वृक्क कार्य नहीं करता उसमें रोपित किया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, वो बहुत खर्चे का काम है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है उसमें। तो हम क्या करते हैं, अस्पतालों में ऐसे रोगी, ऐसे लोग जिनके वृक्क करना, कार्य करना कम हो जाता है, या फिर उनके वृक्क जो है कार्य नहीं करते, कृत्रिम वृक्क द्वारा, देखो यहाँ पर एक मशीन रखा हुआ है ना, तो ये डायलिसिस मशीन कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चे, इसको अपोहन कहा जाता है, हिंदी में डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है कि रक्त को नियमित रूप से छान कर उनमें से क्या किया जाता है, देखो हमारा किडनीज तो अपने आप वर्क नहीं कर रहा है ना, तो क्या किया जाता है, इस मशीन के द्वारा हमारे शरीर में से जो रक्त है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ जमे हुए हैं उनको हटा दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, और उसके जीवन काल में वृद्धि संभव कर सकते हैं। और इस प्रकार रक्त के छनन की जो विधि होती है, रक्त के छनन की जो विधि होती है, उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है डायलिसिस अथवा अपोहन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली किया जाता है। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो वृक्क के बारे में, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में, किडनीज के स्ट्रक्चर्स के बारे में, हमारे शरीर में जो मूत्र की मात्रा होती है उसके बारे में, एडल्ट्स में जो होती है, और मूत्र के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में मेरे सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ बताइए, ठीक है हो गया है। अब बेटा, तो जंतुओं में हमने देख लिया कि किस तरह से परिवहन होता है, तरह से उत्सर्जन होता है, ये सब हमने देख लिया, यानी कि मनुष्य की बात हमने की, हमने देख लिया। अब देखो, अब हम बात करेंगे पौधों की। हम पौधों की बात किए बिना तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, है ना। तो पादपों में पदार्थों का परिवहन किस तरह से होता है, देखिए जरा। पादपों में यानी कि पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरह से जो है, इस तरह से परिवहन जो है होता है, परिसंचरण जो होता है वो कैसे होता है। उनके पास तो हमारी तरह
क्या बोलते हैं, हृदय नहीं होता, धमनियां नहीं होती, शिराएं नहीं होते, है ना। तो उनमें कैसे होता है, देखे जरा, पादपों में पदार्थों का परिवहन। पादपों में परिवहन, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरह से होता है, जरा देखते हैं। तो बेटा आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो आप सभी जानते हो, है ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है सभी जानते हैं ना। बहुत छोटे क्लासेस से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण अथवा फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बेटा फोटोसिंथेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण, बताइए आप लोग मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो प्रोसेस जिसमें कि प्लांट्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, पानी की सहायता से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण मनुष्यों में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। हम लोग तो उनके पके पकाए भोजन को ही लेते हैं, है ना। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम भोजन को लेते हैं और हमारे शरीर में डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस सब बड़ी बढ़िया से होता है, लेकिन हम कभी भी अपने शरीर के अंदर भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, है ना। अब देखो बेटा, पादपों में परिवहन जो है वो किस प्रकार से होता है, जरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। यस, पादपों में परिवहन। तो बच्चों, पौधों द्वारा निर्मित भोजन के लिए आवश्यक जल जड़ प्रणाली के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित किया जाता है और भोजन पत्तियों में संश्लेषित होता है। ये तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है बेटा छोटे क्लास से, कि रूट सिस्टम क्या होता है और रूट सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। क्या होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसमें से जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होता है, भोजन बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, रूट्स जो है अपनी तरफ से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब जड़ प्रणाली के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित जल को ऊपर की ओर, यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे के ऊपर की ओर अन्य पौधों के भागों तक ले जाना पड़ता है। ओके, तथा पत्तियों में संश्लेषित भोजन को अन्य पौधों के भागों तक ले जाना पड़ता है कि नहीं। तो जड़ प्रणाली से अवशोषित जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, और पत्तियों में जो भोजन प्रिपेयर करके रखा होता है, उस भोज्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। अब ये कौन करता होगा इस तरह से, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में तो बहुत सारे आर्टरीज है, वेन्स है, ये सभी कार्य करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर के हर अंगों तक, हर सेल्स तक पहुंचा देते हैं। तो बेटा, पौधों में भी कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। परिवहन तंत्र पौधों में वो क्या होता है, पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक विशेष नलिकाएं होती है। नोट करके रखना है आपने, जाइलम और फ्लोएम को भूलना नहीं है, ठीक है। कौन सा है बेटा, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट पदार्थ, ऐसी नलिकाएं होती है जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है बच्चे, ये बिल्कुल सही आपने कहा, जो पानी का और भोजन का संवहन करते हैं। किसका संवहन करते हैं बेटा, पानी और भोजन का संवहन करते हैं। अब देखो, ये पौधे जो होते हैं, पौधों में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उसमें खनिज और जो जल होते हैं, उनका परिवहन किस प्रकार से ये जाइलम और फ्लोएम करते हैं, देखे जरा, किस प्रकार से करते हैं बेटा जाइलम और फ्लोएम, चलिए देखते हैं। तो जल और खनिजों को ऊपर की ओर प्रवाह पाइप जैसी संरचना या चैनलों के माध्यम से होता है।
जिसको क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उसको जाइलम कहा जाता है। ठीक है, तो पानी का संवहन और खनिजों का संवहन जाइलम द्वारा होता है। तो जाइलम तत्व उसको कहा जाता है जो पौधों की जड़ें, तनों और पत्तियों में मौजूद होती है। कहां कहां पर होती है बेटा ये? पौधों की जड़ों में, तनों में और पत्तियों में मौजूद होती है। ठीक है, चलिए अब तो जाइलम देख लिया हमने। तो इसी प्रकार पानी पूरे पौधे तक पहुंच जाता है। अब पौधे जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं, यह हमें पता है। तो जड़ों में क्या होता है, मूल बाल होते हैं। इस तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रूट हेयर्स जो होते हैं ये बहुत काम करते हैं। ये मूल रोम जल और खनिजों को अवशोषित करने के लिए सतह स्तर को बढ़ाने का कार्य करती है। और बेटा जड़ के रोम जो है मिट्टी के कणों में बीच मौजूद पानी को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करती है, और वहां से ये कहां तक पहुंचाती है, जाइलम तत्वों तक पहुंचाती है, जाइलम तत्वों तक पहुंचाती है। और जाइलम द्वारा क्या होता है बेटा, पौधे के हर भाग में जो है पानी जो है क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किस तरह से पौधों में होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे जो भोजन पत्तियों ने बना रखी होती है वो बाकी भागों तक किस तरह से पहुंचती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।